हेलो गाइस, वेलकम टू जी सिविल्स। स्वागत है आपका हमारे डे 2 में। इस सीरीज़ में हम 2026 से लेके 2013 तक के पीवाईक्यू एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम आवर नॉलेज हम क्या क्या ट्रिक्स अपने लगा सकते हैं रियल टाइम में। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर किया था। हम डेली 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ताकि एस्पिरेंट को ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे और वो थोड़ा लेकिन ज़्यादा देर तक उसको रिटेन कर सके और उसको समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी क्वेश्चन नंबर 11 से। In the Pleistocene period, either the Yamuna once flowed into the Indus or the Satluj flowed into the Yamuna, or one major tributary of either has shifted from the Ganga to the Indus or vice versa. Which of the following is the basis of above assertion? Statement number 1, the Nadi Sukt of Rigved. गाइस, हमने ऋग्वेद नहीं पढ़ा है किसी ने भी, तो हम इस पर अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द एक्सप्लोरेशंस ऑफ द सतलुज एंड यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट। ओके, वी डोंट नो द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स इन बोथ द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये वाला जो क्वेश्चन है गाइज, इसमें थोड़ा सा गाइज इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने आंसर मार्क किया है, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 को करेक्ट माना है, बट एज पर रिसेंट स्टडीज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। जब तक यूपीएससी अपनी फाइनल आंसर की नहीं देती हम इसमें आंसर नहीं देंगे, क्योंकि नदी सुक्त एंड योर रॉबर्ट ब्रूस फूट इज wrong as per my knowledge, and there is no option to use elimination in this type of question, so this is a type in which we can't use, not able to use elimination। और आप जानते हैं कि हम ऐसा कोई भी दावा नहीं करते हैं कि एलिमिनेशन से हर क्वेश्चन सोल्व होता है। हर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, जितना होता है वो एनफ है कि हम अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो न्यू एनसीईआरटीज इंट्रोड्यूस हुई थी हिस्ट्री की, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली न्यू एनसीईआरटी से उठाया गया है, बट फिर भी देखते हैं कि हम इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं नहीं। व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी? ऑप्शन नंबर 1, द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। ऑप्शन नंबर 2, द बुद्धाज फर्स्ट सर्मन। ऑप्शन नंबर 3, द बुद्धाज महापरिनिब्बाना। और ऑप्शन नंबर 4, द बुद्धाज महाभिनिष्क कर्मना। ओके, वैसे इसमें ये दो तरीके से मैं इसको डील करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। अर्ली सीट मीन्स व्हाट? एम्प्टी सीट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, मतलब बुद्धा की अगर हम लाइफ देखें तो सबसे पहले इन चारों में से क्या हुआ होगा? सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, मेडिटेशन हुआ होगा, उसके बाद सरमन दिया होगा, एंड उसके बाद C&D हुआ होगा। तो हम जो सबसे अर्ली है, अर्ली दैट इज़ मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। ये तो है इसमें एक ट्रिक। इसमें दूसरी ट्रिक ये है, कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। सो हेयर यू कैन सी दैट इसमें भी एक ऑप्शन दिया है, बुद्धा इन द मेडिटेटिव पोज। और ये यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि जब जब सेम स्टेटमेंट दो क्वेश्चन में दे देता है यूपीएससी, उनमें से एक में 101% वो करेक्ट लगता है और आप आंख बंद करके उस पर टिक मार सकते हैं। सो हेयर आवर आंसर इज option number 1, that A, that is meditation of Buddha. Okay, let's move to question number 13. Which of the following pairs of ancient and modern names of river
are correctly matched. Option statement 1, Vitasta, that is Chenab, Akshini, that is Jhelum, Purushini, that is Ravi, and Vayavati, that is Byas. देखो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन नहीं लगता है, सीरियसली इसमें एलिमिनेशन आप नहीं यूज़ कर सकते, कोई एलिमिनेशन का इसमें स्कोप ही नहीं है जब तक आपको नॉलेज नहीं है। कोई आपको बोलेगा कि यहाँ n-2 लगा दो, तो n-2 जो ट्रिक है वो भी हर क्वेश्चन में नहीं लगती है, वो भी किसी किसी में लगती है। लेकिन n-2 का बेनिफिट ये है, आप उसका आउटपुट रेशियो देखेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आप इसमें ये नहीं लगा सकते जब तक आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज नहीं है। तो आपकी नॉलेज कहती है कि पुरुषिनी एंड रावी आर सेम। पुरुषिनी इज द एंशिएंट नेम ऑफ रावी रिवर, बट so we can directly cut option number D and option number A। अब बचे B और C, कम से कम हम 50-50 पर आ गए। थोड़ी सी और अगर नॉलेज हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि ब्यास इज़ नॉट वयावती, सो हम ऑप्शन नंबर 4 को भी कट कर सकते हैं और हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज पुरुषिनी एंड रावी आर द सेम रिवर, बट अगेन वी कैन नॉट यूज एलिमिनेशन हेयर। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं और उनमें से आउट ऑफ 3 हम एक में एलिमिनेशन लगा पाए। Okay, let's move to question number 14. Which of the following statements on the Amravati Stupa and its relief sculpture are correct? It was located in the lower Krishna Valley. Okay. In India, it was next only to the Sanchi Stup in size. Okay. And the Amravati school of sculpture made a lasting impact on the later South Indian sculpture and its product were carried to Sri Lanka and Southeast Asia। देखो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ना, वो एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, मतलब यू कांट डिनाई कि नहीं होगा, उसका लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। उसने बताया नहीं क्या इम्पैक्ट, उसने कहा लास्टिंग इम्पैक्ट, और लास्टिंग इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भी डिज़ाइन हुआ हो, कुछ भी हो, और वो श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया जाएगा। इसमें पहला लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली एंड यू नो कृष्णा रिवर एंड इट्स वैली इज इन साउथ इंडिया, सो अमरावती स्कूल शुड ऑल्सो इन साउथ इंडिया। So you can say that statement number 3 is correct. If statement number 3 is correct, we can eliminate option number A. Now we are left with B, C, D, and we have 33% game. Now move to elimination. Next one. In India, it was next only to the Sanchi Stup। देखो इसमें ना, वैसे अगर आपको कोई ये सजेस्ट करे कि ओनली दिया हुआ है वर्ड, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी। मैं ऐसा नहीं इसमें कुछ आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सी जगह ओनली वर्ड करेक्ट भी होता है, और स्पेशली हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इसके वो रहते हैं कि ओनली वर्ड करेक्ट आ जाता है। बट हमारी प्रायर नॉलेज एनसीईआरटी की, जो नई एनसीईआरटी है, वो यहाँ काम आती है और वो बोलती है कि दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अगर हम स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि हमने अपने नॉलेज से फाइंड आउट की, तो हम डायरेक्टली आंसर तक पहुँचते हैं, डेट इज़ 1 and 3। इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा 50% इसमें नॉलेज लगी एंड 50% एलिमिनेशन टेक्निक काम आई। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15।
Which of the following pairs of the king and his dynasty in early historical Tamil Ekam are not correctly matched? Okay, statement number 1. Sengutuvana, that is Chera. Udiyanjaral, that is Chola. Nedun Ye Lian पांड्या. अपोलोजाइज फॉर अगर मैं थोड़ा सा इसको गलत पढ़ लेता हूँ तो. देखो इसमें ना जब भी हम किसी साल प्रीलिम्स देने जाते हैं तो जैसे अब हमें 27 का प्रीलिम्स हमको अटैम्प्ट करना है, एस्पिरेंट्स को अटैम्प्ट करना है, तो ये एस्पिरेंट को माइंड में रहना चाहिए कि 26 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके बाद यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है अप टू 2027 प्रीलिम्स, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमको सॉल्व करने हैं, वेदर दैट इज़ ऑफ CDS, NDA, CAPF, CISF, EPFO एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो तो हमको अटेंड करना ही है. तो हम ये जो स्टेटमेंट देखेंगे Senguttuvan विच इज मैच टू चेरा, ये स्टेटमेंट CDS में आई थी 2020, आई थिंक 2026 का फर्स्ट CDS था या 2025 का सेकंड CDS था. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्टली मैच है. अगर हमने वो बनाया होता तो हम यहाँ इसको डायरेक्टली कट कर देते, स्टेटमेंट नंबर A एंड स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर C. अब हम आ जाते हैं 50-50 पर, जहाँ हम बिल्कुल ब्लैंक थे, हम ब्लैंक से अब आ गए 50-50 पर. अब हमें सिर्फ एक गैस लेना है, लेकिन ये अगेन NCERT में ये गिवन था, इसका कोई जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं है आप इसको इस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर सकते. लेकिन आप फिर भी अगर आप मेरे को अगर लगाना होता, क्योंकि बिकॉज आई रीड NCERT, आई हैव रेड तमिलनाडु NCERT, सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर B, that is 2 only. Okay, let's move to question number 16. Which of the following factors contributed to the formation of the forward bloc by Subhash Chandra Bose in 1939? The statement 1 says that Bose failed to win the confidence of Mahatma Gandhi. Thus, Congress left was disunited and failed to support Bose. The communists did not support Bose in his endeavor. The supporters of M.N. Roy and socialist leaders like Jayaprakash Narayan preferred Congress unity to supporting Bose. Okay. देखो इसमें ना अगर आपको थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की थोड़ा थोड़ा आपको टाइमलाइन मालूम है और पर्सनैलिटी के बारे में अगर आप थोड़ा जानते हैं, इन जनरल, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इन जनरल जानते हैं, तो आप सीधा सीधा स्टेटमेंट नंबर 3 को पकड़ लेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ रॉन्ग. बिकॉज जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, उसी सेम आइडियोलॉजी से हमारे नेताजी प्रभावित थे. उसी सेम आइडियोलॉजी को हमारे नेताजी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फॉलो करते थे और आज भी हम उन्हें लेफ्ट विंग का नेता मानते हैं, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तो जैसे ही हम ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 को एलिमिनेट करेंगे, वी विल डायरेक्टली रीच टू अवर आंसर. तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4 इज़ करेक्ट. अब बचा स्टेटमेंट नंबर 1. अगर आपने थोड़ा और NCERT पढ़ी है, थोड़ा और अगर आप जानते हैं, कुछ ज़्यादा कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ पा रहे हैं कि जो हरिपुरा एंड त्रिपुरा सेशन महात्मा गांधी के हम पढ़ते हैं, जिसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है और सुभाष चंद्र बोस का भी उस सेशन में रोल है. तो इसी रीजन से सुभाष चंद्र बोस वहाँ से रिज़ाइन करते हैं और हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट लेंगे फिर, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D, डेट इज़ 1, 2, 3. इसमें दूसरा हम ये लॉजिक लगाते हैं, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जब स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट का ऐसा बड़ा क्वेश्चन बनाया हो तो ऑल 4 को करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और इसमें भी ऑल 4 का ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है. एंड
आप मोस्टली देखेंगे 4 स्टेटमेंट के में कि कोई 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट रहेंगे। तो आप भी डायरेक्ट, अगर आपको ये स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं मालूम, आपको कोई उसके लिए आइडिया नहीं है, तो भी आप डायरेक्ट स्टेटमेंट नंबर बी पर करेक्ट मार्क के आएंगे और आप लास्ट में देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन करके ही बैठे हुए हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. Consider the following statements regarding the British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856. Statement 1 says that the talukdars were disposed of their estates but allowed to retain their arms and forts. Statement number 2, the summary revenue settlement was made in 1856 assuming that the talukdars were outsiders. Okay. Statement number 3, the British believed in taking revenge directly from the peasants by removing the talukdars. Okay. अगर हम देखें तो समरी रेवेन्यू सेटलमेंट जनरली हम नहीं पढ़ते हैं। हम 3 टाइप की रेवेन्यू सेटलमेंट पढ़ते हैं, दैट इज़ परमानेंट, रैयतवारी एंड महलवाड़ी। तो हम समरी नहीं पढ़ते हैं, तो हमें इस स्टेटमेंट का कोई भी क्लू नहीं है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टू स्टेटमेंट नंबर 1. The talukdar was disposed of their estate but allowed to retain their arms and forts. मतलब आप थोड़ा सा सोचिए कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट तालुकदार्स को अपने उनके फोर्ट से तो निकाल देती, उनके एस्टेट से तो निकाल देती है, बट उनको आर्म्स रखने की परमिशन है, हथियार रखने की परमिशन सरकार क्यों देगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट हथियार रखने की, ये एक तरीके का रेड फ्लैग है। और क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की अच्छी नीतियों को दर्शा रहा है, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि इट इज़ शोइंग गुड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी कैन डायरेक्टली कट आउट दिस स्टेटमेंट। अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी को हम रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी को रिमूव करते ही हम डायरेक्टली आते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट। हमें नहीं मालूम था समरी रेवेन्यू सेटलमेंट क्या है, बट हम डायरेक्टली आ सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू स्टेटमेंट नंबर 3. द ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स बाय रिमूविंग द तालुकदार। अब देखो, उसने स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला कि तालुकदार्स वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर एस्टेट, तालुकदार को अपने एस्टेट से हटा दिया है। लेकिन ये जो बट के बाद वाली स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन इससे पहले वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा है, ठीक है, कि ब्रिटिश ने सोचा होगा कि हम डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स लें और तालुकदार को हटा दें, बहुत ही नॉर्मल बात है। तो हम जाएंगे स्टेटमेंट नंबर ए के साथ, दैट इज़ 2 and 3. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. Consider the following assertion. The genesis of political alliance based on community lay in the very nature of the Montague-Chelmsford Reform 1919. Which of the following statements supports the above assertion? Okay, ये Montague Chelmsford Reform 1919 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये सवाल है। इसकी पहली स्टेटमेंट कहती है, रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, separate electorates were supposed to counter Indian nationalism which was growing stronger. Next statement, deprived classes rallied around the favor inherited in separate electorates. अब देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 को पकड़ो। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म, काउंटर इंडियन नेशनलिज्म। और ब्रिटिश तो चाहेगा कि इंडियन नेशनलिज्म खत्म हो, तो हम ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 को करेक्ट मानेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 को करेक्ट मानते ही हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम बचे 3 ऑप्शन के साथ। रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अगर आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज है और आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, नॉर्मली मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, कोई ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट 1909 एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करती है और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट में वेलकम करती है। तो ऑब्वियसली बात है कि 1919 में उसको एक्सटेंड करेगी। तो हम ऑप्शन नंबर 1 इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट।
ओके, स्टेटमेंट नंबर 3, डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर इनर्टेड इन सेपरेट इलेक्टोरेट। अब जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है उस डिप्राइव्ड क्लासेस को, डेट इज वुमेन, सिख्स, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, उन सबको तो चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। और आप देखेंगे कि इसके लिए गांधी का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पैक्ट भी होता है जिसको आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट एंड वी विल गो द आंसर इज 1, 2 and 3, that is option number D. Okay, let's move to question number 19. Pandit Mallikarjun Mansoor, the famous classical singer from Karnataka, represented the। अब ये क्वेश्चन देख के मातम छा जाता है स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को, क्योंकि स्टूडेंट नहीं जानता है कि हु इज सर पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। लेकिन हम इसमें यूपीएससी की एक क्या बोलते हैं मिस्टेक पकड़ेंगे। देखो, उसने लिखा आगरा घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला हरियाणा एंड जयपुर अतरौली घराना। अगर ये स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होता तो क्या ज़रूरत थी यूपीएससी को इतना बड़ा टाइप करने की? समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा यूपीएससी टाइप क्यों करता? जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, ये देखो, क्या ज़रूरत था यूपीएससी को इतना बड़ा टाइप करने का। बट अगर आप इससे भी कन्विंस नहीं होते हैं तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था एक सवाल आया था कोट डी आइवोर, इसी टाइप से इसी में एक क्वेश्चन आया है, दैट इज यक्ष सेमीकोड। ये देखिए, ये लगा हुआ। जब हम नॉर्मली राइटिंग करते हैं तो कोई भी नॉर्मली इस टाइप के मार्किंग को नहीं डालता है, बट यूपीएससी ने इस टाइप को डाला है। तो ये शो करता है कि यूपीएससी ने कहीं ना कहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया है और ये कॉमन घराना एज अ रॉन्ग आंसर फॉर्म किया है। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू question number 20. In which one among the following texts does the Kshetrapatni mistress of the field originate? देखो, वैसे तो इस सवाल पे भी इस साल बहुत डिबेट हुए थे, डिस्कशंस हुए थे। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखे होगा कि कोई इसका अष्टाध्यायी बता रहा है, कोई इसका अथर्ववेद बता रहा है, कोई इसका ऋग्वेद बताता है। लेकिन मैंने इसको रियल टाइम में कैसे सोल्व किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमने इसमें देखा, इसमें कई तरीके के कैमोफ्लेज हो रहे थे। देखो, ऋग्वेद इज अ वेद, अथर्ववेद इज अ वेद, दे बोथ आर वेदास एंड दीज आर 2 डिफरेंट बुक्स, अर्थशास्त्र एंड अष्टाध्यायी, पाणिनीज अष्टाध्यायी, दीज आर 2 डिफरेंट बुक्स। तो सीधी सी बात है, यहाँ कैमोफ्लेज हो रहा है, इनमें से ही कोई एक आंसर है। बट एक कैमोफ्लेज और हो रहा है कि 3 ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, डेट आर ऑन सिमिलर वर्ड्स। डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको सेम उस पर मिलेंगे। तो हम इसके साथ अथर्ववेद के साथ हम जाएंगे और हम अपना आंसर मार्क करेंगे अथर्ववेद, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। सो गाइज, आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 किया है और हम एक बार काउंट करते हैं कि हम कितने 10 क्वेश्चन में से कितने हम एलिमिनेट कर पाए। 1, हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 50% हमने नॉलेज यूज़ की है। 2, 3, 4, 5, 6, हम आउट ऑफ 10 6 क्वेश्चन हम कर पाए। 6 क्वेश्चन मीन्स 12 मार्क्स। अगर आप इसमें रॉन्ग एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लगाएंगे, तो ये आपको नेगेटिव भी लेके जा सकता है। बट अगर आप जी सिविल्स की सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप 2027 के प्रीलिम्स तक आप हर रोज़ 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में सीखेंगे कि रियल टाइम में एलिमिनेशन कैसे यूज़ करना है और आप 2027 को प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि आपको भी पेपर लेके बैठना होगा, पेपर पर बैठकर आपको खुद का माइंड यूज़ करना होगा।
कि कैसे आप यूपीएससी के एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हैं। सो गाइज, हम अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप जेनिथ सिविल्स के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेज को गेन कर सकें। ओके, थैंक यू गाइज़।